हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक की इस सीरीज में, जिसमें कि लगातार मैं वीडियोस ला रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण। लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट हूं और रेगुलर ये करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज है लगातार चलती रहेगी। तो आप सभी विद्यार्थी लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें स्टडी कॉन्सेप्ट से, और वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम्स की, जिसमें कि डेली करंट अफेयर्स और वो सभी टॉपिक जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से संबंधित हैं, वो सभी टॉपिक्स मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो हर रोज एक टॉपिक पर अपन रिवीजन करते हैं यहाँ पर, और साथ में 10 डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में यहाँ पर लेके आता हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार इस सीरीज से जुड़े रहें। चलिए शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है जो मुख्य अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वहां से हम चालू करेंगे। और जो प्रमुख अधिवेशन भारत की आज़ादी के समय में किए गए थे, वो सभी इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो पहला अधिवेशन अगर हम बात करें तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। 1885 का जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का गठन हुआ था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की का ईयर है 1885 में। और 1885 में इसका जो गठन हुआ था, उसका जो प्लेस है, उस प्लेस को भी बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि है बॉम्बे। उस समय इसका नाम बॉम्बे हुआ करता था, जो कि अभी वर्तमान में मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। और इसकी जो अध्यक्षता, ठीक है ना, इसके जो अध्यक्ष बने थे, इसको भी आपको बिल्कुल याद कर लेना है। उस समय जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, ये अध्यक्ष बने थे। और इनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब इसका गठन हुआ, उस समय यहाँ पर टोटल जो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं। वो टोटल 72 प्रतिनिधि थे। और साथ ही साथ में इसमें जो नाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको मिला है, ये नाम जो यहाँ पर दिया गया था, ये दादा भाई नौरोजी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन की इनको उपाधि दी गई है, उनके द्वारा दिया गया था। जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये नाम दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि उनके द्वारा इसको रखा गया था। अगला अधिवेशन जो कि इसी के तुरंत एक साल के बाद में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। 1886 में ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और एक अधिवेशन जो हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में, जिसको कि उस समय कलकत्ता का नाम से जाना जाता था। अभी इसको कोलकाता बोला जाता है, कोलकाता इसका नाम रखा गया है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ही ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दादा भाई नौरोजी की बात किया है तो इन्होंने लगातार कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले ये 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। अगर उनकी बात किया है तो 1886 में इन्होंने अध्यक्षता की, उसके बाद में 1893, उसके बाद में 1906, ठीक है ना, 1906 में भी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने। आगे चलते हैं। 1887 का जो कि अगले वर्ष उसके बाद में अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन हुआ था मद्रास में। मद्रास जो कि इस समय चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, मद्रास में इसका अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, ठीक है ना, इसके जो प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहली बार, मतलब कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है, जो कि कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे, जो कि कहाँ हुआ था? मद्रास में। ये अधिवेशन 87 में हुआ था। उसके बाद में अगली वर्ष फिर अधिवेशन हुआ। लगातार हर वर्ष ये अधिवेशन, जब से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लगातार चला। 85 में भी हुआ, उसके बाद में 86, फिर 87, अब ये 88 का कांग्रेस का अधिवेशन है। इस अधिवेशन का जो स्थान था वो था इलाहाबाद, जिसको कि अभी इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है ना। वहां पे ये अधिवेशन हुआ था 1888 का। और इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है ना, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, यानी कि जो अंग्रेजी थे इसमें जॉर्ज यूले, बिल्कुल याद रखिएगा, जॉर्ज यूले ये पहले
अंग्रेज अध्यक्ष यहाँ पर बने थे। ठीक है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा 88 में। अगला जो है उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है 1896 का 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था, इसका स्थान है कोलकाता। कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी जी, इसके अध्यक्ष रहे थे। और यही वो था अधिवेशन जिसमें कि वंदे भारत, ठीक है ना, वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रगीत है अपना भारत का, जो कि बाद में इसको राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। ये राष्ट्रगीत पहली बार कलकत्ता के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसमें कि अध्यक्ष बने थे रहमतुल्लाह सयानी जी। ठीक है, अगला आ गया 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि हुआ था बनारस में। उस समय ये अधिवेशन हुआ था बनारस में और इसके जो अध्यक्षता की थी ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसका अध्यक्षता की थी। और इसी ही अधिवेशन में जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था कांग्रेस ने, जो जिसकी शुरुआत की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1905 में बंगाल में। जब बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल के प्रमुख नेता के रूप में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी शुरुआत की थी, स्वदेशी आंदोलन की। उसके बाद में 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी बने, उस समय कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया था। उसके बाद में पूरे भारतवर्ष में ये बहुत ही ज्यादा प्रमुख रूप से, यानी कि उग्र रूप में पूरे में फैल गया था और पूरे में स्वदेशी की भावना जागी थी और उसका पूरा विरोध किया था, जो कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में। आगे चलते हैं 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था, ठीक है ना, जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। और इसी में पहली बार जनगण मन, क्या जनगण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। ये जनगण मन जो कि राष्ट्रगान बना बाद में अपने भारत का, ये राष्ट्रगान यहाँ पर 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। अगला आ गया 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, ये हुआ था सूरत में हुआ था। और इसी में कांग्रेस दो भाग में यानी कि नरम और गरम दल में ये डिवाइड हो गई थी। और यहाँ पर जो 1905 का 5 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और जब 1905 में बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय नम्रता के साथ में, यानी कि पोलाइटली, जिस तरीके से नरम दल के द्वारा, उदारवादी नेताओं के द्वारा अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप बंगाल का विभाजन ना करें, इसको टाल दें, तो उसमें कहीं ना कहीं नरम दल का जो रुख था वो गलत, वो उस तरीके से नहीं था कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जाए, ये हमारा हक है। तो इस कारण से इन दोनों की जो मानसिकता, इन दोनों की जो विचार थे वो एक दूसरे से सहमत थे। तो वैचारिक भेदभाव के कारण यहाँ पर ये जो स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, वो इस कारण से हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो भी आपको नोट कर लेना, जो थे रास बिहारी घोष, ठीक है ना, रास बिहारी घोष, इसको भी याद कर लेना, रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला जो आया बहुत इंपॉर्टेंट है 1911 का अधिवेशन, ये भी कोलकाता में किया गया था, कलकत्ता में ही इसका अधिवेशन हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये विशन नारायण दर ने की थी, विशन नारायण दर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये जो अधिवेशन था ये हुआ था उस समय जो वायसराय था इसका भारत में, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड हॉर्डिंग इस समय वायसराय था। और इसी समय जो राजधानी थी वो कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी। और ये कलकत्ता का अधिवेशन 1911 में यहाँ पर जो जब जॉर्ज पंचम भारत आता है, उस समय उनके स्वागत के लिए भारत भाग्य विधाता का जो गीत है, जो कि जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था,
वो यहाँ पे भी गाया जाता है भारत भाग्य विधाता के नाम से। ध्यान रखिएगा 1911 का ये अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी समय बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी थी जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग, जब दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार के बाद में जब यहाँ पे एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है लॉर्ड हार्डिंग का, जब वो हाथी पर सवार होता है, तो 1912 में यहाँ पर दिल्ली दरबार के बाद में उस जुलूस में बम फेंका जाता है जो कि रास बिहारी बोस के द्वारा फेंका जाता है, जिसमें कि हाथी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उस पे से हार्डिंग नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर हार्डिंग घायल होता है बहुत बुरी तरीके से और यहाँ से एक क्रांतिकारी जो एक समूह था उसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होती है और रास बिहारी बोस यहाँ से भारत से बाहर जाने में सहायक हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। ये अफगानिस्तान चले जाते हैं, कि देश से यहाँ से बाहर जब ये जुलूस होता है और जुलूस में जब हमला करते हैं तो उस समय ये बाहर निकल जाते हैं। अगला आ गया 1916 का अधिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1916 में हुआ था और ये अधिवेशन जो हुआ था ये लखनऊ में ही हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, बिल्कुल याद रखिएगा, मजूमदार जी यहाँ पे ये अध्यक्ष बनते हैं और इसी में लखनऊ पैक्ट होता है, यानी कि जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो कि 1909 में जब मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, उस समय जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी उस पृथक निर्वाचन में कांग्रेस सहमत नहीं थी, लेकिन और कांग्रेस सहमत नहीं थी कि मुस्लिमों के लिए अलग से एक निर्वाचन की व्यवस्था दी जाए, लेकिन 1916 में यहाँ पर कांग्रेस इसको स्वीकार करती है। ये इस अधिवेशन में यहाँ पर जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी जो कि मुस्लिम लीग के लिए ये यहाँ पर यानी कि मुस्लिम समुदाय के लिए दी गई थी, उसको एक्सेप्ट करती है और मुस्लिम लीग को यहाँ पर अपनाया जाता है। तो मुस्लिम लीग यहाँ पर कांग्रेस के साथ में मिलती है, कहां पर? लखनऊ पैक्ट में। इसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है या फिर इसको कांग्रेस लीग का भी नाम दिया जाता है। साथ ही साथ एक घटना और यहाँ पर इंपॉर्टेंट घटती है, यहाँ पर जितने भी कांग्रेसी थे वो कांग्रेसी दोबारा मिलते हैं, यानी कि 1907 में जो कि एक विभाजन हुआ था नरम और गरम दल का, तो यहाँ पर 1916 में दोबारा से यहाँ पर आकर यहाँ पर दोनों एक हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर नरम और गरम, ठीक है ना, ये दोनों ही दल यहाँ पर दोबारा से एक हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर तीन काम होते हैं, कांग्रेस के साथ में मुस्लिम लीग भी मिल जाती है और साथ में नरम और गरम दल भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद इसको कर लीजिएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। अगले हैं 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये भी कोलकाता में ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ही सारे मैं यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ और बीच के कुछ हैं जो कि जरूरी नहीं है इतने ज्यादा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही कवर करा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। कलकत्ता में होता है और ये जो होता है ये पहली महिला अध्यक्ष यहां पर बनती है जो कि एनी बिसेंट। कौन? एनी बिसेंट यहां पर अध्यक्ष बनती है, जो कि पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष होती है। नोट कर लीजिएगा, महिला अध्यक्ष होती है, ना कि भारतीय महिला, ठीक है ना, ये महिला अध्यक्ष होती हैं। और पूरे कांग्रेस के अधिवेशन में अगर बात की जाए तो टोटल कांग्रेस जो कि उस समय ब्रिटिश उपनिवेशिक काल यानी कि आजादी की लड़ाई में जो कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व किया था उसमें महिलाओं का जो योगदान था वो टोटल 3 महिला थी जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर सामने आती हैं। एनी बिसेंट के बाद में जो 2 महिला और यहाँ पर अध्यक्ष बनती हैं, जिसमें कि सरोजिनी नायडू का भी नाम आता है, जो कि 1925 के अधिवेशन में पहली भारतीय महिला महिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आती है। ठीक है, तो ये जो अध्यक्ष बनी थी एनी बिसेंट, ये 1917 में बनी थी। और उसके बाद में सरोजिनी नायडू और तीसरी जो अध्यक्ष थी वो थी नलिनी सेन गुप्ता। कौन थी? नलिनी सेन, सॉरी, ठीक है ना, सरोजिनी और उसके बाद में नलिनी सेन गुप्ता, ये अध्यक्ष बनती हैं जो कि 1933। ये कब बनती हैं? ये 1925 में बनती है सरोजिनी नायडू, और ये 1933 के जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वहां पर ये बनती हैं अध्यक्ष। आगे चलते हैं 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन। यह अधिवेशन होता है अमृतसर में, पंजाब में यह अधिवेशन होता है।
और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी होते हैं, और इनकी जो अध्यक्षता है 1909 में ये पहली बार अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है ना। और लगातार अगर बात की जाए तो ये 2 बार अध्यक्ष बनते हैं, 1909 के बाद में 1928 की भी अध्यक्षता यही करते हैं, जिस समय की नेहरू रिपोर्ट वह पब्लिश होती है, जो कि संविधान के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो ये रिपोर्ट भी मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी 1928 के अधिवेशन में, जिसमें कि ये सेकेंड टाइम कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं। अगला चलते हैं। अगला है 1920 का अधिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नागपुर में होता है ये नागपुर में होता है, और इसकी अध्यक्षता वीर राघवचारी, ठीक है ना, कौन करते हैं? वीर राघवचारी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसी अधिवेशन में यहां पर असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चलाया गया था 1920 में, जिसकी शुरुआत हुई थी, उसका जो प्रस्ताव था, ठीक है ना, उसका जो प्रपोजल था वो यहां पर पारित किया गया था, ठीक है ना। असहयोग नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उसका यहां पर प्रपोजल पारित हुआ था 1920 के नागपुर के अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसके बनते हैं, प्री में भी कई बार क्वेश्चन बने हैं और अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और यहीं पर कांग्रेस के द्वारा पहली बार भाषा के आधार पर, यहां पर कांग्रेस के द्वारा इस अधिवेशन में, ये भी नोट कर लीजिएगा, कांग्रेस के द्वारा पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों की गठन की बात की गई थी। जो उस समय प्रांत थे, उन प्रांतों के गठन की बात यहां पर रखी गई थी। किसमें? नागपुर के अधिवेशन में पहली बार भाषा के आधार पर, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पर यहां पर प्रांत अलग अलग बनाए जाएं। ये 1920 के नागपुर के अधिवेशन में, नाम नोट कर लीजिएगा, वीर राघवचारी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में नागपुर के अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद में जब आगे बढ़ा तो आगे जाके ये मूवमेंट काफी ज्यादा तेज हुआ था, और 1922 तक ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, ये चला था। आगे चलते हैं 1924 का इंपॉर्टेंट अधिवेशन, जो कि हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के बाद। असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ, उसके बाद में सभी को असहयोग आंदोलन के बाद में इनको सबको जेल में जब डाला गया था, और जेल में ठूंसने के बाद में, क्योंकि उस समय जो चोरी चोरा कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड के बाद में जो घटना घटी थी, तब अंग्रेजों ने सारे कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया था। तो उस समय गांधी जी को भी जेल में डाला था, लेकिन गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हुई थी, इसमें नोट कर दीजिएगा। लेकिन उसके बाद में यहां पर गांधी जी को अस्वस्थ हो गए थे, बीमार पड़ गए थे, तो इसको 2 वर्ष में इनको छोड़ दिया गया था। और 1924 का कांग्रेस का जो अधिवेशन था, जो कि हुआ था बेलगांव में, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, ये नोट कर लीजिएगा। जो कि सिर्फ इसमें गांधी जी पहली बार और आखिरी बार एकमात्र बार ही ये अध्यक्ष बने हैं, जो कि कांग्रेस का बेलगांव का अधिवेशन था। कई बार इसका क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस समय जितने भी कांग्रेसी जो नेता थे वो सब जेल में थे, सिर्फ गांधी जी यहाँ पर बाहर थे। और साथ ही साथ में मोतीलाल नेहरू जी के नाम को बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी बाहर थे यहाँ पे, जिन्होंने कि 1923 में जब कांग्रेस का जो एक्टिविटी थी, कांग्रेस के जो आंदोलन थे, वो पूरी तरीके से शांत हो गए थे, क्योंकि सभी कांग्रेसियों को जेल में डाल दिया गया था चोरी चोरा की घटना के बाद में। तो उसके बाद में इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया था, उस मूवमेंट को की तेजी ला, उस मूवमेंट को एक्टिव करने के लिए। तो वो पार्टी थी स्वराज पार्टी का गठन इन्होंने किया था, जो कि 1923 में किया था। और जेल में रहते हुए एक व्यक्ति ने साथ दिया था, जिसका नाम था CR दास, चित्तरंजन दास जी, जो कि कांग्रेसी लीडर थे। इन दोनों ने मिलकर इस स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। लेकिन आगे जाके 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आती है, उस समय ये जो पार्टी स्वराज पार्टी, ये कांग्रेस में ही मर्ज हो जाती है। ये भी पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला आ गया 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1928 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, वो मोतीलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी ने किया था। लेकिन 1929 में इसका जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन कहां हुआ था? पहले तो ये नोट कर लीजिएगा, लाहौर में हुआ था ये। और इसके जो अध्यक्ष बने थे, वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और
इस ही अधिवेशन में, यही जो अधिवेशन था इसमें की कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ये लाहौर में हुआ था यह अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इससे पहले जब यह अधिवेशन से पहले की बात है तो उस समय कांग्रेस की जो डिमांड थी वो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, लेकिन इस अधिवेशन में यहां पर डोमिनियन स्टेटस को हटाते हुए पूर्ण स्वराज की मांग यहां पर कांग्रेस ने रखी थी अंग्रेजों के समक्ष। तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। और इसी में एक इंपॉर्टेंट और काम हुआ था, वो हुआ था क्योंकि ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 30 दिसंबर को। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1929 को हुआ था। और उसके बाद में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, लाहौर के पास में ही रावी नदी है, रावी नदी के तट पर यहां पर झंडा बंधन, ठीक है ना, तिरंगा लहराया था। क्या किया था यहां पर? तिरंगा, अपने भारत का तिरंगा जो है, तिरंगा बंधन किया गया था यहां पर। और उसके बाद डिसाइड किया थी अगली डेट, जो कि हर वर्ष मनाने की डेट थी, जो थी 26 जनवरी 1930 को हर वर्ष यहां पर स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया था, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। अगला जो आ गया वो आ गया 1931 का अधिवेशन, जो कि है कराची, इंपॉर्टेंट है ये भी। कराची में अधिवेशन हुआ था और इसका जो अध्यक्ष बने थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, इनके द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। और इसी ही अधिवेशन में अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी अधिवेशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना, उससे संबंधित यहां पर प्रस्ताव पारित किए गए थे, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित यहां पर जो प्रस्ताव थे वो यहां पर पारित किए गए। और साथ ही साथ में इसमें गांधी जी ने अपना एक भाषण दिया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि गांधी जी मर सकते हैं, गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा, गांधीवाद हमेशा रहेगा। तो ये गांधी जी ने यहां पर इस अधिवेशन में कहा था, किसमें? 1931 के कराची के कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। और पॉइंट क्या है? मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इसमें पारित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला जो अधिवेशन है वो 1936 का अधिवेशन है, जो कि हुआ था लखनऊ में हुआ था ये। और इसके अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें नेहरू जी ने एक बात इंपॉर्टेंट कही थी, और जिसको कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है असेसन और रीजन में, इसमें कहा गया था कि नेहरू जी ने कहा था कि मैं समाजवादी हूं। नेहरू जी ने यहां पर अपनी स्टेटमेंट कही थी कि मैं एक क्या हूं? सोशलिस्ट हूं मैं यहां पर। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में कही थी, जिसमें कि ये अध्यक्ष बने थे 1936 के। अगला आ गया 1937 का अधिवेशन, और इस अधिवेशन को कंडक्ट किया गया था फैजपुर में हुआ था। और इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने टोटल 3 अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1929, 1936 और 1937 के अधिवेशन, यानी कि 3 अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और इनकी पिता की बात की जाए तो इनके पिताजी 2 बार अध्यक्ष रहे, 1919 और 1928 में। 1928 में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की थी, नेहरू रिपोर्ट लेके आए थे, नोट कर लीजिएगा। और इसी अधिवेशन, ठीक है, यह एक अधिवेशन था, एक नोट कर लीजिएगा, जो कि शहर से हटकर गांव में हुआ था। कहां हुआ था ये? एक विलेज में, ठीक है ना, एक विलेज में कंडक्ट किया गया था इस अधिवेशन को, 1937 का। अगला आ गया 1938 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अधिवेशन हुआ था गुजरात में, गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष बने थे। और इसी में क्या नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था।
पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन की बात की गई थी, जिसमें कि प्लानिंग की बात रखी थी सुभाष चंद्र बोस ने, और इसमें काफी कांग्रेस के जो सदस्य थे उनका यहाँ पर भरपूर सपोर्ट मिला था, जिससे कि सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस में काफी उभरे हुए नेता के रूप में यहाँ पर सामने आए थे। इसके बाद में अगले अधिवेशन में तो ये यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, क्योंकि बिना इलेक्शन के इससे पहले सारे अधिवेशन हुए, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन से अध्यक्ष को चुना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वैचारिक मतभेद होने के कारण यहाँ पर इलेक्शन होना जरूरी समझा गया था। तो यहाँ पर इलेक्शन करवाया गया 1939 का, और ये अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश त्रिपुरी, जो कि जबलपुर के निकट है, वहां पर हुआ था ये। और यहाँ पर जो अध्यक्ष बने थे, विन विन पोजीशन मिली थी यहाँ पर, 209 वोट से ये जीते थे सुभाष चंद्र बोस। कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर अध्यक्ष बने थे, और इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया जी को यहाँ पर हराया था 209 वोट से। साथ ही साथ में यहाँ पर गांधी जी के साथ में विवाद हो गया था। विवाद मतलब कोई वैचारिक मतभेद से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर त्याग पत्र दे दिया था कुछ दिनों बाद में। देन उसके बाद में यहाँ पर अध्यक्ष का जो पद था वो खाली हुआ, तो वहां पर अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि भारत की आजादी के बाद में पहले राष्ट्रपति बनते हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। ये वही राजेंद्र प्रसाद जी थे जो कि यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं 1939 के अधिवेशन में, जब सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर इस्तीफा दे देते हैं। और उसके तुरंत बाद में यहाँ पर, ठीक है ना, 1940 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी खुद की पार्टी का गठन यहाँ पर किया था। ये भी एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगला 1940 का अधिवेशन, जो कि यहाँ पर रामगढ़ में होता है। कहां पे होता है ये? रामगढ़ में ये अधिवेशन होता है। और इसकी जो अध्यक्षता होती है, ये अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता होती है। और उसके साथ में यही जो एक अध्यक्ष हैं, जो कि अपने इनका कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी का रहा है कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के बाद में, तो वो अब्दुल कलाम आजाद जी का था, क्योंकि उसके बीच में 1940 में हुआ था ये अधिवेशन। 1940 से लेके 1945 तक ये अधिवेशन नहीं होता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि इस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध झेल रहा होता है पूरा का पूरा विश्व, और उस समय यहाँ पर अधिवेशन नहीं हो पाता है। और इस समय जो प्रांतीय सरकार है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, और यहाँ पर पूरा बिखराव था जब तक कि ये वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हो गई थी। तो सबसे लंबे समय तक अगर किसी का नाम आता है अध्यक्ष के रूप में, तो वो अब्दुल कलाम आजाद जी का जाता है, जो कि आजादी के बाद में पहले शिक्षा मंत्री, नोट कर लीजिएगा, पहले एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में सामने आते हैं अब्दुल कलाम आजाद जी। अगला आ गया 1947 का ये अधिवेशन, जो कि आजादी के समय का है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके जो अध्यक्ष थे ये जे.बी. कृपलानी जी ये बनते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा। ये आखिरी अधिवेशन आजादी के समय का रहता है। तो आजादी के समय के जो प्रमुख अधिवेशन थे वो मैंने यहाँ पर आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। अगला अब अपन चलते हैं करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस पर। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा जो चीजें, जो पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको अधिवेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पूरे कंप्लीट याद करा दिए हैं। रिवीजन करेंगे तो पूरा रट जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर करंट अफेयर्स के। हाल ही में जो आरबीआई ने यहाँ पर किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। अगला आ गया, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है मैक्स वेस्टर्पन ने ये अभी हाल ही में ये खिताब जीता है। अगला है अभिनव शाह और गौतम भनोट ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा खिताब जीता? तो कौन सा मेडल जीता है? यहाँ पर गोल्ड मेडल अपने नाम पर किया है। दुनिया में गुप्तचर प्रमुख की बैठक हाल ही में कहाँ की गई? तो इसका आंसर है सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव घोषित किया जा रहा है? तो ये है महाराष्ट्र का
ये गांव है जिसका नाम है भिवंडी, जिसमें कि पूरी तरीके से कार्बन मुक्त गांव हो गया है। ये अगला आ गया है, विश्व बैंक में 14वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में पदभार किसने संभाला? तो इसका आंसर है अजय बंगा, नोट कर लीजिएगा। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को यहाँ पर 78th प्रेसिडेंट के रूप में, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त हुए हैं। अगला आ गया, हाल ही में किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमत को निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो इसका आंसर है नाइजीरिया। यहाँ पे की खाद्यों की कीमत, यानी कि जो ईडेबल प्रोडक्ट है उनकी कीमत यहाँ पर बढ़ गई है, तो उस समय यहाँ पर नाइजीरिया में इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगला आ गया, हाल ही में कौन केरल राज्य के उच्च न्यायालय का कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? केरल के जो उच्च न्यायालय है वहां पर यहाँ पर एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो कि अभी हाल ही में नियुक्त किए हैं, जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस, केरल के। अगला आ गया, हाल ही में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के तहत IIT दिल्ली के परिसर किस देश में और खोला जाएगा? जो IIT संस्थान है उसके एक और परिसर खोला जा रहा है, तो ये किस देश में खोला जा रहा है? तो ये है UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में इसका एक परिसर, एक संस्थान यहाँ पर, एक और ऑफिस यहाँ पर खोला जाएगा, एक और संस्थान यहाँ पर खोला जा रहा है IIT का। अगला आ गया, हाल ही में कहां का GIG एयरपोर्ट 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? यहाँ पे कि 4 रनवे होंगे, तो इसका आंसर है दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में ये पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। हाल ही में किस राज्य में ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक का मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य करेगा जो कि ऊर्जा परिवर्तन के कार्य समूह की बैठक होगी? तो यह है गोवा स्टेट में इसकी बैठक होने वाली, इसकी होस्टिंग करने वाला है। हाल ही में किस राज्य में गजा कोथा अभियान शुरू किया गया? तो इसका आंसर है असम स्टेट में, जो कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, यहाँ पर गजा कोथा अभियान शुरू किया गया। अगला, हाल ही में किस मराठी अभिनेता की 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो इसका आंसर है रविंद्र महाजनी का अभी हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में किसने नोटबुक LM के नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित नोट ऐप लॉन्च किया है? तो वो है गूगल ने, नोट कर लीजिएगा क्या नाम है, नोटबुक LM के नाम से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो आधारित नोट ऐप है वो लॉन्च किया है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? तो इसका आंसर है इरीना घोष को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हाल ही में बनाया गया, जो कि इंडिया की यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं। अगला आ गया, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने संरक्षित एवं पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो यह है FSSAI के साथ में यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने ये पौष्टिक भोजन के लिए समझौता टाई अप यहाँ पर किया है। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स जो कि मैं आपके साथ में कंप्लीट लेके आया, और यहाँ पर ये करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लगातार चल रही है मेरे चैनल के साथ में। तो वो सभी विद्यार्थी जो मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, एक टॉपिक पर लगातार रिवीजन करना चाहते हैं, तो जुड़ जाए मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट के साथ में, और लगातार वो सारे पॉइंट्स, सारे फैक्ट्स मेरे साथ में आप रिवीजन कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगला करंट अफेयर्स कल का फिर मैं लेकर हाजिर रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।